ओके तो यहाँ पे ऑप्शनल पेपर 2 का देखें यहाँ पे कौन कौन सा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। आप यहाँ पे सबसे पहले समझेंगे एनालिटिक फंक्शन के बारे में। आप जब भी एनालिटिक फंक्शन की बात हो तो उसमें क्या क्या चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा वो हम बताते हैं। जब भी एनालिटिक फंक्शन का बात हो तो वहाँ पे आपको 3 चीज़ आपको पढ़ना ही पड़ेगा। पहला तो आपको जो है लिमिट, उसके बाद क्या पढ़ना पड़ेगा कंटिन्यूटी, और फिर क्या पढ़ना पड़ेगा डिफरेंशियलिटी। तो ये यहाँ पे आपको जब तक नहीं ये चीज़ पढ़ेंगे तब तक आपको एनालिटिक फंक्शन समझ में नहीं आएगा। एनालिटिक फंक्शन के साथ साथ कुछ और फंक्शन भी होता है, जैसे इंटायर फंक्शन। ठीक है, इंटायर फंक्शन, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। नेक्स्ट है मेरोमॉर्फिक फंक्शन, इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग। इंटायर हो गया, मेरोमॉर्फिक हो गया और ये हो गया। उसके बाद जो है ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये मेनली ये डिपेंड होता है एनालिटिक फंक्शन के बारे में। अगला है कोची-रीमान इक्वेशन। ठीक है, ये आपका कोची-रीमान इक्वेशन है। सीआरई का मतलब हो गया आपका कोची-रीमान इक्वेशन। ये आपका इसी पर आपका बेस्ड होगा आपका, ये आपका कोची-रीमान इक्वेशन होता है, इसको कोची-रीमान इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सीटी का मतलब हो गया आपका सीटी आपका है, फिर आपका है कम्प्लेक्स ये कोची इंटीग्रल फार्मूला। सीआईएफ का मतलब हो गया कोची इंटीग्रल फार्मूला है। फिर पावर सीरीज के बारे में आपको पढ़ना है, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है ये आपका। फिर है टेलर सीरीज एक्सपेंशन। टेलर सीरीज के साथ साथ हम लोग इसमें टेलर का साथ साथ हम लोग मार्कोनीज भी पढ़ लेंगे हम लोग। ठीक है, ये इसमें टेलर के साथ साथ मार्कोनीज भी आ जाएगा इसमें, और आ जाएगा इसमें क्या सिंगुलरिटीज़। इसमें नेक्स्ट आ जाएगा इसमें सिंगुलरिटीज आ जाएगा। ठीक है, सिंगुलरिटी भी एक आपका टॉपिक ही है। उसके बाद है लॉरेंट सीरीज, उसके बाद है सीआरटी है। ठीक है, सीआरटी, और उसके बाद लास्ट में है कोसी इंटीग्रल, कंटूर मतलब इंटीग्रेशन मतलब यहाँ पे हम लोग समझेंगे ये कम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के बारे में हम लोग समझेंगे। तो ये आपका टॉपिक है। हम सबसे पहले तो आपको हम एनालिटिक फंक्शन के पहले पढ़ाने के पहले हम थोड़ा सा आपको बेसिक बताते हैं। ठीक है, बेसिक इसका कम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है, कम्प्लेक्स एनालिसिस का थोड़ा बेसिक हम बताते हैं। उसके बाद हम आपको डायरेक्ट एनालिटिक फंक्शन में पहुंचेंगे वहाँ पे, और यहाँ से क्वेश्चन आपका एनालिटिक फंक्शन से क्वेश्चन यहाँ से आता है क्वेश्चन, और उसके बाद कहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ से कम्प्लेक्स इंटीग्रेशन से क्वेश्चन आता है, और एक आपका आता है पावर सीरीज से। तो 3 आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एनालिटिक फंक्शन, कम्प्लेक्स इंटीग्रेशन और पावर सीरीज। यहाँ पे आप समझेंगे इस चीज़ को कि यहाँ पे कम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में जो होगा एक हार्मोनिक फंक्शन होता है, जो 2019 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ था हार्मोनिक फंक्शन से। इसका मतलब यहाँ से एक फंक्शन दिया हुआ था आपका, आपको चेक करना था कि वो आपका हार्मोनिक है कि नहीं है। तो यहाँ से इजी क्वेश्चन बनता है, आपको सिर्फ डिफरेंशिएशन कर सीखना पड़ेगा आपको यहाँ से। तो ये आपका सिलेबस कम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर कहेंगे इसको, और इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, जेड से करेंगे। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय जेड। आप यहाँ पे देखें जेड इक्वल्स टू क्या होगा, ए प्लस आयोटा बी। ये आपका रिप्रेजेंटेशन है आपका कम्प्लेक्स नंबर का। जेड यहाँ पे जो है एक कम्प्लेक्स नंबर है, जेड एक कम्प्लेक्स नंबर है। ए जो है रियल नंबर है, ये आपका इमेजिनरी नंबर है। ए यहाँ पे जो है ये जो है एक आयोटा है, ये ग्रीक लेटर होता है आपका। इसका जो वैल्यू होता है आयोटा का होता है √(-1). तो ये आपका कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर इसको हम लोग ज्योमेट्रिकली इसको समझें तो ये आपका एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही है। ठीक है, आप जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं वही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही है। आप जैसे आपको थोड़ा हम बताते हैं इस चीज़ को, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जैसे अगर कोई चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कोऑर्डिनेट में, जैसे 4 3, ये आपका एक कोऑर्डिनेट है। इस कोऑर्डिनेट में अगर आप पॉइंट को देखें, पहला जो है इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कम्प्लेक्स नंबर में, ये आपका जो है रियल नंबर होता है, ये क्या होगा इमेजिनरी नंबर होता है, ये इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है, आप ये सपोज इसको अगर हम लिखना चाहें इसको ऐसा लिख सकते हैं 4 +
3 आयोटा। ठीक है, तो ये आप समझेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही, आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी इसको समझ सकते हैं आप। नेक्स्ट जो है रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर आपको पता होगा, रियल नंबर जो अगर कोई नंबर का हम लोग स्क्वायर करें, अगर पॉजिटिव नंबर आ जाए तो हम लोग रियल करते हैं। ठीक है, या इसको हम कर सकते हैं पॉजिटिव नंबर दैट इज ऑब्टेन्ड बाय स्क्वायरिंग ऑफ गिवन नंबर। अगर कोई नंबर को हम लोग स्क्वायर करेंगे, अगर पॉजिटिव आ जाए तो उसको हम लोग कहेंगे रियल नंबर। और अगर जैसे मान लेते हैं -2 का स्क्वायर, ठीक है, -2 का स्क्वायर 4, ये रियल है आपका। -3 का स्क्वायर ये क्या है 9, ये भी आपका रियल है। और इमेजिनरी नंबर में जस्ट उल्टा होता है। इमेजिनरी नंबर का मतलब होगा ए नेगेटिव नंबर दैट इज ऑब्टेन्ड बाय स्क्वायरिंग ऑफ गिवन नंबर। अगर कोई नंबर को हम लोग स्क्वायर करें और अगर वो नेगेटिव आ जाए तो उसको हम लोग कहेंगे इमेजिनरी नंबर। जैसे आप देखें रूट अंडर -2 का स्क्वायर, जब इसको स्क्वायर करेंगे तो -2 आ जाएगा। इस तरह के नंबर को हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं। जैसे रूट अंडर -3, रूट अंडर -5, रूट अंडर -6, रूट अंडर -4, ये सारे नंबर क्या होता है इमेजिनरी नंबर होता है। और रियल नंबर और इमेजिनरी को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका कम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। हम लोग कम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो हम लोग सबसे पहले कम्प्लेक्स नंबर का सबसे पहले इसका जो प्रॉपर्टी है, सारा प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। तो इसका प्रॉपर्टी देखें आप। नेक्स्ट है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में समझे आप, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड भी कर सकते हैं। जैसे इसमें देखें कैसे ऐड करेंगे हम, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर सकते हैं। जैसे सपोज एक Z1 = 3 + 2 आयोटा है, Z2 = 4 + 5 आयोटा है। तो अगर इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 + 2 आयोटा प्लस रियल के साथ ऐड होगा तो 3 + 4 7, 5 + 2 7। ठीक है, ये आ जाएगा। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आप देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्सट्रैक्ट कैसे करेंगे। इसमें क्या होगा, जैसे Z1 - Z2 = क्या होगा 3 + 2 आयोटा -4 + 5 आयोटा। इसको घटाएंगे कैसे 3 + 2 आयोटा -4 - 5 आयोटा। 3 में 4 को सब्सट्रैक्ट करेंगे -1, 2 में 5 को करेंगे -3 आयोटा। तो रियल के साथ ऐड होगा, इमेजिनरी के साथ होगा। नेक्स्ट आपका है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो भी सीख लें आप। जैसे Z1 × Z2, Z1 का वैल्यू देखने की कैसा है 3 + 2 आयोटा और अगला है 4 + 5 आयोटा। जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे आप क्या आ जाएगा, देखें यहाँ 3 और ये आ जाएगा 4 + 5 आयोटा प्लस 2 आयोटा 4 + 5 आयोटा। ठीक है, ब्रैकेट को तोड़ दें 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15 आयोटा प्लस 2 × 4 = 8 आयोटा और 5 × 2 = 10 आयोटा का स्क्वायर। और आपको पता होगा आयोटा का स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। तो आप इसको लिखेंगे 12 + 15 आयोटा प्लस 8 आयोटा -10। आप इसको जोड़ेंगे, 12 में 10 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, 15 में 8 को ऐड करेंगे 23 आयोटा। तो इस तरह का इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं। नेक्स्ट में हम लोग कैसे डिवीज़न करते हैं वो भी देखें आप। डिवीज़न ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जब कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीज़न करना हो तो आप करेंगे कैसे, जैसे Z1/Z2 ये क्या होगा 3 + 2 आयोटा और ये क्या होगा 4 + 5 आयोटा। इसका डिवीज़न के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो माइनस है इसको प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं इसको 4 - 5 आयोटा और ये हो जाएगा क्या 4 - 5 आयोटा। ठीक है, इस तरह करके मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब इसको मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, देखिए 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15 आयोटा, 2 × 4 = 8 आयोटा और 2 × 5 = 10 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा -1 तो +10 डिवाइडेड बाई क्या होगा यहाँ पे 4 का स्क्वायर a + b × a - b 4 का स्क्वायर -5 आयोटा का स्क्वायर। जब इसको कैलकुलेशन करेंगे कितना आ जाएगा 12 और 10 हो जाएगा 22 प्लस
सॉरी 22 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, मतलब ये आ जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आप इसको ऐड करते हैं, जब इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा आपका 16 25, मतलब इसको ऐड करेंगे 41 होगा, तो ये आ जाएगा 22/41 माइनस 7/41 आयोटा। इस तरह करके हम लोग डिवाइड करते हैं इसका। तो आपको हम एडिशन सिखा दिए, कैसे कम्प्लेक्स नंबर का एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन बता दिए। नेक्स्ट आपको हम मल्टीप्लिकेशन बता दिए और डिवीज़न बता दिए कि कम्प्लेक्स नंबर का डिवीज़न कैसे करते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर में हम लोग ये सारा बेसिक है इसके लिए। पहला तो हम लोग को सीखेंगे अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ क्या होता है इसका, फिर हम लोग कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, फिर मॉड्यूलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, आर्गूमेंट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, इसी का नाम एम्पलीट्यूड ऑफ कम्प्लेक्स नंबर होता है। उसके बाद हम लोग कम्प्लेक्स प्लेन के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ से कम्प्लेक्स प्लेन में क्या क्या हम लोग के पास रहेगा, एक पॉलर फॉर्म होगा, हिस्टोरियोग्राफिक फंक्शन होगा, कार्डिनल डिस्टेंस होगा, एंटीपोडल पॉइंट्स होगा, पोजिशनली इक्वल नंबर, पी का मतलब हो गया पोजिशनली इक्वल नंबर्स, और एम का मतलब हो गया मल्टीवैल्यूड फंक्शन। तो 1 बाय 1 करके हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज देखें, तो अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज में आपको डिस्कस कर रहे हैं हम अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज। तो अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम क्लोजर लॉ को देखें, तो आपको याद रहे क्लोजर लॉ दोनों सेटिस्फाई करता है, मतलब अगर Z1 प्लस Z2 को ऐड करेंगे तो फिर भी ये कम्प्लेक्स नंबर आएगा, ठीक है, और या इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी ये कम्प्लेक्स नंबर आएगा, मतलब क्लोजर लॉ सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट जो होता है ऐसे कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता है, याद रखना है। Z1 प्लस Z2 इक्वल्स टू क्या होगा, Z2 प्लस Z1 होगा, और Z1 इंटू Z2 इक्वल्स टू क्या होगा, Z2 इंटू Z1 होगा। तो कम्यूटेटिव लॉ भी फॉलो करता है ये। नंबर 2 अगला एसोसिएटिव लॉ, ये जो है एसोसिएटिव लॉ को भी होल्ड करता है, मतलब आपको याद रहे Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, ये अगर ऐड करेंगे तो ये होगा Z1 प्लस Z2 और ये आपका होगा Z3, और ये आ जाएगा क्या Z1 Z2 Z3 इक्वल्स टू होगा Z1 Z2 Z3। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो है एसोसिएटिव हो गया। अगला है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एक होता है सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, भी उसको हम लिख ही देते हैं यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये भी होल्ड करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन दोनों होल्ड करेगा इसमें, ठीक है। ये आपका Z1 प्लस Z2 होगा और होगा क्या Z1 प्लस Z3 होगा। नेक्स्ट है अगर Z1 अगर हम मल्टीप्लाई के सब्सट्रैक्ट करेंगे इसको, तो यहाँ से आपका ये भी होल्ड करेगा, ये 2 है ये 3 है, यहाँ पे होगा Z1 Z2 माइनस Z1 Z3 होगा। नेक्स्ट है जो है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी यहाँ जो होगा अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो होगा वो भी एग्जिस्ट करेगा आपका, जो 0 होगा, और आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करेगा, वो दोनों वो भी एग्जिस्ट करेगा, मतलब आप 1 यहाँ पे होगा। जैसे आप यहाँ पे देखिए Z प्लस 0 इक्वल्स टू क्या होगा Z, और Z इंटू 1 इक्वल्स टू क्या होगा Z, तो ये आपका एग्जिस्ट करेगा। अगला है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो यहाँ पे जो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का मतलब हो गया आपका एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब हो गया Z माइनस Z इक्वल्स टू 0, ये होगा। नेक्स्ट होगा इसका एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या आ जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आ जाएगा इसका, ये भी एग्जिस्ट करता है, इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। ये आपका क्या होगा Z है तो यहाँ पे क्या होगा 1/Z होगा, ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। हम इसको बताते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं किसी का। और यहाँ पे देख लें, अगर आपके पास यहाँ पे एक चीज़ आप समझ लें, यहाँ पे एक क्लोजर लॉ हो गया, कम्यूटेटिव हो गया, एसोसिएटिव हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो गया, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हो गया। इसलिए यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर अंडर एडिशन जो है वह एक एबेलियन ग्रुप होता है, क्योंकि सारा रूल फॉलो कर दिया यहाँ पे। और कम्प्लेक्स नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन ये भी आपका एक एबेलियन ग्रुप होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। कम्प्लेक्स नंबर अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन ये आपका ये क्या होता है, ये होता है। उसके बाद जैसे ये C प्लस और ये आपका एक रिंग होता है, ये आपका एक रिंग होता है, ठीक है, रिंग भी होता है। नेक्स्ट ये एक वेक्टर स्पेस भी होता है, ठीक है। ये आपका कम्प्लेक्स नंबर अंडर का कम्प्लेक्स नंबर ओवर कम्प्लेक्स नंबर ये आपका एक वेक्टर स्पेस भी होता है, वेक्टर स्पेस भी होगा। तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखना है कि C प्लस
जो होगा, मतलब कम्प्लेक्स नंबर अंडर एडिशन एबेलियन ग्रुप होता है, कम्प्लेक्स नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन एबेलियन ग्रुप होता है, कब ये रिंग भी बनता है, ये कम्प्लेक्स नंबर ये रिंग भी बनता है। कम्प्लेक्स नंबर जो है ओवर कम्प्लेक्स नंबर ये वेक्टर स्पेस भी होता है। एक चीज़ हमेशा याद रखना है यहाँ पे, कम्प्लेक्स नंबर जो है एक ऑर्डर्ड फील्ड नहीं होता है, आपको याद रखें। ये आपको लोग लिख देते हैं यहाँ पे, ये आपका एक ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है, नॉट ऑर्डर्ड फील्ड। हम आपको बताएंगे ऑर्डर्ड फील्ड क्या होता है। कम्प्लेक्स नंबर एक ऑर्डर्ड फील्ड नहीं होता है, ये चीज़ आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि कम्प्लेक्स नंबर अंडर एडिशन एबेलियन ग्रुप, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एबेलियन ग्रुप, रिंग फॉर्मेशन करेगा, वेक्टर स्पेस फॉर्मेशन करेगा, लेकिन ये आपका ऑर्डर्ड फील्ड फॉर्मेशन नहीं करेगा। ये चीज़ आप ध्यान देंगे। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तो आप निकाल लेंगे कोई भी चीज़ का। जैसे कि अगर एक क्वेश्चन आपको दें कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे निकालते हैं, तो आप डायरेक्ट उसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए आपको पता होगा निकालेंगे कैसे। जैसे z है इक्वल्स टू क्या है, अगर 4 + 3 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालेंगे तो हो जाएगा 1/, मतलब इसको 1/ क्या हो जाएगा 4 + 3 आयोटा, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान देंगे। तो ये तो हम अलजेब्रिक प्रॉपर्टी बता दी आपको। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी में जा रहे हैं, कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, मतलब प्रॉपर्टी नंबर 2 कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट का मतलब होता है जस्ट उल्टा, मतलब क्या हो गया आपको, जैसे कि अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव। जैसे कि सपोज मान लेते हैं लेट z इक्वल्स टू a + i आयोटा बी एनी कम्प्लेक्स नंबर। तो अगर इसका हम लोग निकालेंगे कंजुगेट, तो कंजुगेट से ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। कंजुगेट ऑफ z इक्वल्स टू क्या हुआ, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे जो साइन होता है वो साइन चेंज हो जाता है, तो ये आपका a - आयोटा बी होगा। आप इसको समझें जैसे कम्प्लेक्स प्लेन में समझें इस चीज़ को। जैसे आपका ये x एक्सिस है, ये आपका x प्राइम है, ये y है और ये y प्राइम है। अगर a + i आयोटा बीटा, मतलब यहाँ हो एक नंबर, यहाँ पे p एक पोजीशन यहाँ है a + आयोटा बीटा का, तो ये कंजुगेट का मतलब होता है जस्ट इसका रेसिप्रोकल, मतलब ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा p डैश है p डैश - आयोटा b। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। ये चीज़ आप समझेंगे इस चीज़ को, जस्ट इसका रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, कंजुगेट का मतलब जैसे कि आप देखें यहाँ पे, जैसे अगर आपसे बोला जाए आपको बताइए इसका क्या होगा, इसका कंजुगेट, तो आपको जस्ट कंजुगेट देख लिया, इसका क्या होगा, इसका कंजुगेट करेंगे तो क्या होगा 4 + 3 आयोटा है, साइन को चेंज कर यहाँ पे क्या होगा 4 - 3 आयोटा होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो ये अब इसकी प्रॉपर्टी हम कुछ बताते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ बताते हैं। इसका प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होता है, इसका प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, वो चीज़ हम आपको बताते हैं। सबसे पहला इसका प्रॉपर्टी है, मान लें अगर हम लोग सबसे पहला प्रॉपर्टी अगर z का कंजुगेट करें, तो ये कंजुगेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका आपको पता होगा a - क्या आएगा i बीटा। अगर इसी को हम लोग 2 बार कंजुगेट करें तो फिर वही टर्म आ जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका पहला दूसरा प्रॉपर्टी हो गया। तीसरा प्रॉपर्टी में आएगा क्या, अगर ऐसा है, अगर पूरी को अगर हम लोग निकालते हैं तो ये आपका सब अलग अलग करके इक्वल हो जाएगा। आपका z1 + क्या हो जाएगा z2 का इक्वल हो जाएगा। अगर ये मल्टीप्लिकेशन में या कुछ किसी में भी है आपका, अगर z1 × z2 है तो ये आपका ये क्या आ जाएगा z1 × z2 हो जाएगा। नेक्स्ट जो है अगर z कंजुगेट, इसका मतलब क्या होगा, z का वैल्यू क्या होगा a + i बीटा, z का मतलब क्या होगा a - i बीटा, तो ये आपका आयोटा बीटा कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2 × रियल पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। नेक्स्ट में आपका z + z डैश, तो z + z डैश में क्या आ जाएगा आपका, देखें तो ये आपका क्या आ जाएगा, z - ये करेंगे तो आपका ये क्या होगा, इसका a + i बीटा होगा, और इसका होगा क्या, जैसे z का वैल्यू क्या होता है देख ले आप a + i बीटा, और -z का होगा a - i बीटा, माइनस है आगे में, तो ये आ जाएगा माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये और ये कट जाए क्या आ जाएगा 2 आयोटा बीटा, मतलब क्या होगा 2 × क्या होगा इमेजिनरी नंबर ऑफ z, ये आ जाएगा आपका। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका z2 प्रॉपर्टी में अगर ऐसा है आपका, तो ये आ जाएगा क्या z1 / z2 का पूरा आ जाएगा ये आपका। ये सब इसका प्रॉपर्टी देखिए मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो मॉडुलस क्या होता है उसको हम बताते हैं। सबसे पहले आप देखें यहाँ पे इस चीज़ को, मॉडुलस के लिए आपको
जैसे अगर मान लेते हैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, लेट z इक्वल्स टू ए प्लस, सॉरी ये लिख लेते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई, या तो ए प्लस आई भी कुछ भी लिख लें आप। तो यहाँ से जैसे देखें, ये मान लेते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ये एक्स है, ओ है, एक्स प्राइम वाई, और ये वाई प्राइम। अगर मान लेते हैं यहाँ पे जो वैल्यू एक पॉइंट है, इस पॉइंट का ये है आपका लोकेशन एक्स प्लस आयोटा वाई, ये लोकेशन है इस पॉइंट का, और ये आपका ये पी है आपका, ये क्या एक्स प्लस आयोटा वाई। ये वाला जो वैल्यू होगा, ये वैल्यू को हम लोग कहेंगे क्या, एक्स होगा, एक्स का ये डिस्टेंस एक्स होगा, ये डिस्टेंस क्या होगा, वाई होगा। ये क्या है आपका परपेंडिकुलर होगा। तो इसी पार्ट को हम लोग कहते हैं मॉड्यूलस, इसी को हम लोग कहते हैं मॉड्यूलस। मतलब जो उसका हाइपोटेनस जो होता है, मतलब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, मतलब इन ऑरिजिन से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या कहेंगे, मतलब आप कह सकते हैं कि उस ऑरिजिन से उस पॉइंट का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग कहेंगे मॉड्यूलस ऑफ मॉड्यूलस कहेंगे। लिख सकते हैं आप द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between complex number and origin is called modulus of complex numbers। और इसको हम लोग जो रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, z से। ये इसको पढ़ेंगे हम लोग क्या, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपका मॉड्यूलस का होता है, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पे समझें आप, जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया जाए कि जैसे मान लेते हैं ये बताइए z इक्वल्स टू क्या है 4 + 3 आयोटा, बताइए इसका मॉड्यूलस क्या होगा। तो आप इसका मॉड्यूलस निकालने के लिए क्या करेंगे, आप देख लें वैल्यू क्या है, x प्लस आयोटा वाई, x इक्वल टू 4 है, y इक्वल्स टू 3 है। तो इसका मॉड्यूलस निकालने का फॉर्मूला क्या है, देख लें आप, √x² + y²। तो ये आ जाएगा क्या, 4 का स्क्वायर प्लस कितना होगा 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 + 9 इक्वल्स टू 25। तो इसका मतलब कितना हो गया इसका मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल्स टू कितना निकल के आया, 5 आया। अगर इसका हम लोग अगर निकालना चाहते हैं, अगर कंजुगेट क्या होगा, आपको कंजुगेट हम बता चुके हैं आपको, 4 + 3 आयोटा का ये होता है आपका, यहाँ से होता है 4 - क्या होगा 3 आयोटा। अगर इसका आप इसका भी अगर निकालेंगे आप, इसका भी अगर निकालेंगे तो आप देखें क्या होगा, आप इसका ये क्या होगा 4 का स्क्वायर प्लस क्या होगा -3 का स्क्वायर, तो ये भी आपका 25 + 5। तो यहाँ पे एक जरूर चीज़ समझेंगे आप कि कॉम्प्लेक्स मॉड्यूलस ऑफ z, ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ z हमेशा जो होगा मॉड्यूलस उसका कंजुगेट का इक्वल होगा। ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखना है कि जो मॉड्यूलस ऑफ z निकाले या उसका कंजुगेट का z निकाले, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। अब इसका के तो यहाँ पे देखिए इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस, ये प्रॉपर्टी क्या है आपका, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये सारा सब प्रॉपर्टी होता है। अगर हम लोग z1 और z2 को मल्टीप्लाई करके मॉड्यूलस निकालेंगे तो वो क्या होगा, दोनों का मॉड्यूलस को अलग अलग करके मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों इक्वल हो जाएगा। अगर z पे पावर m का मॉड्यूलस निकालें या पूरा पहले z का मॉड्यूलस कर लें उसके बाद निकाल लें इसका, तो दोनों इक्वल होगा। z का मॉड्यूलस और कंजुगेट ऑफ z का मॉड्यूलस दोनों इक्वल होता है। z1/z2 का मॉड्यूलस निकालेंगे तो अलग अलग करेंगे, वो भी सेम हो जाएगा। z1 × z2 का मॉड्यूलस जो होगा वो आपका z1 का स्क्वायर होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वो हम आपको समझा देते हैं जैसे कैसे आपका ये शिफ्ट होता है। सपोज दैट z1 का वैल्यू कितना है, आप सपोज लें 4 + 3 आयोटा है, ठीक है, और z2 इक्वल्स टू कितना है 5 - 2 आयोटा है। आप देखिए z1 + z2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए z1 + z2 इक्वल्स टू हो जाएगा 4 + 3 आयोटा प्लस 5 - 2 आयोटा। जैसे इसको निकालेंगे 7 प्लस आयोटा होगा, और इसका जो अगर निकालेंगे हम लोग मॉड्यूलस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 इक्वल्स टू क्या होगा √50 होगा। मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 5√2। अगर हम लोग इसको z1 का मॉड्यूलस निकालें तो बताएं z1 का मॉड्यूलस कितना हो जाएगा। अगला z1 का मॉड्यूलस जो होगा, z1 का मॉड्यूलस क्या होगा वो आप देख लें आप, 4 का स्क्वायर 60 प्लस 3 9 कितना होगा 5 होगा। और मॉड्यूलस ऑफ जो होगा z2 इक्वल्स टू क्या होगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्या होगा 4 इक्वल्स टू 29। आप इसको ऐड करेंगे तो आपका वो पार्ट नहीं आएगा, तो इसलिए हम इसको लिख रहे थे आपका z1 + z2 जो होगा हमेशा जो होगा इससे या तो इक्वल होगा या तो कम होगा, ठीक है। ये चीज़ आप आर्गूमेंट दोनों एक ही बात होता है, ठीक है। वो क्या होता है आपको बताते हैं। सबसे पहले आप देखिए, अभी हम आपको बताए थे ये वाला जो पार्ट होता है क्या होता है, मॉड्यूलस होता है। ये जो पार्ट होगा उसको हम लोग कहते हैं मॉड्यूलस कहते हैं। अभी हम आपको उसको इसके बारे में बताए थे, हम इसको हम लोग इस तरह करके रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए
इधर का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन को नाम क्या होता है, ये आपका ये जो डायरेक्शन होगा ये क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज देख लें आप, ठीक है। ये आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। ये डायरेक्शन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज। और ये जो है आपका क्या है, एक्स एक्सिस है। अगर एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा, ठीक है, जो एंगल मतलब ये एंगल जो बना उसको हम लोग क्या कहेंगे, आर्गूमेंट कहेंगे, ठीक है। जो पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल बनेगा मतलब ये वाला एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, आर्गूमेंट करेंगे। इसको या तो थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे या तो इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब एंगल मेड बाय पॉइंट इन विथ एक्स एक्सिस एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एक्स एक्सिस होगा, एंगल मेड बाय द पॉइंट विथ एक्स एक्सिस होगा। अब प्लस क्या आ जाएगा आपका, वो आपका कौन सा डायरेक्शन में होना चाहिए, आपका एक्स एक्सिस, और वो जो है एंड पॉइंट, एंड लाइन लिख सकते हैं इसको, एंड लाइन। और ये हमेशा कैसा होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज में होना चाहिए, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे देखिए इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, देखिए आप, ठीक है। इसका जो वैल्यू होगा ये टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पे टेन थीटा इक्वल्स टू हम लोग इसी को हम लोग आर्गूमेंट करते हैं, टेन थीटा इक्वल्स टू पी बाई बी, मतलब क्या होगा, ये वाई बाई एक्स होगा, वाई बाई एक्स। ये आपका क्या है, इसी को हम लोग कहते हैं आर्गूमेंट करते हैं, ठीक है, इसी को आर्गूमेंट करते हैं, आर्गूमेंट। आप ये समझेंगे आर्गूमेंट जो होता है दो तरह का होता है। एक आर्गूमेंट करते हैं हम लोग प्रिंसिपल आर्गूमेंट, एक आर्गूमेंट को कहेंगे प्रिंसिपल आर्गूमेंट, ठीक है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट। इसको हम लोग दिखाते हैं कैपिटल ARG से। और एक होता है जनरल आर्गूमेंट, एक होता है जनरल आर्गूमेंट, ठीक है, जनरल आर्गूमेंट। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आर्गूमेंट, जनरल आर्गूमेंट। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कैसा, स्मॉल ARG से। और ये जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट का जो वैल्यू होगा वो हमेशा किस में होगा, आपको याद रहे, थीटा इज हमेशा बिलोंग्स किस में करेगा, -पाई से पाई के बीच। अगर ऐसा हो तो समझना है ये क्या आपका कैसा आर्गूमेंट है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट है, ठीक है। ये कैसा आर्गूमेंट है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट है। ये चीज़ अगर आपको जनरल आर्गूमेंट निकालना है तो आपको उसको थीटा में क्या करना पड़ेगा, थीटा में 2n पाई को अगर ऐड करेंगे तो आपका जो होगा जनरल आर्गूमेंट निकल जाएगा। तो आप ये चीज़ ध्यान देंगे, ये आपका एक प्रिंसिपल आर्गूमेंट, एक आता है जनरल आर्गूमेंट। ऊपर वाला जो है वो क्या है आपका प्रिंसिपल आर्गूमेंट है और नीचे वाला क्या है, जनरल आर्गूमेंट है। ये आपका फॉर्मूला हो गया आपका। जैसे हम एक क्वेश्चन आपको बताते हैं आपको आर्गूमेंट निकालने के लिए, जैसे z इक्वल्स टू अगर आपके पास दिया हुआ हो 4 + 3 आयोटा। अगर आपसे इसका आर्गूमेंट निकालेंगे तो आप देखें क्या होगा, x का वैल्यू कितना है 4 है और y इक्वल टू कितना है 3 है। अब यहाँ से अगर टेन थीटा निकालेंगे मतलब टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, y बाई एक्स। तो ये क्या आर्गूमेंट निकलेगा आपका 3/4। तो ये जो होगा निकला आपका, इसको ऐसा लिख सकते हैं, थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, टेन इनवर्स 3/4। ये आपका कैसा आर्गूमेंट हो गया, ये आर्गूमेंट को हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल आर्गूमेंट। और अगर इसमें जनरल आर्गूमेंट निकालना है तो इसको जनरल आर्गूमेंट अगर निकालें तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे सिर्फ 2n पाई। तो यहाँ पे लिखते हैं टेन इनवर्स 3/4 प्लस क्या होगा 2n पाई। तो ये आपका क्या आ गया, जनरल आर्गूमेंट आ गया। इस तरह करके हम लोग प्रिंसिपल आर्गूमेंट और जनरल आर्गूमेंट को निकालते हैं। अब आपको हम बताते हैं अलग अलग क्वाड्रेंट में अगर वैल्यू इसका अलग अलग हो तो कैसे आर्गूमेंट निकालेंगे, वो चीज़ आपको हम सिखा देते हैं। ये कौन कौन सा, ये आपका पॉइंट किस क्वाड्रेंट में होगा तो उसका आर्गूमेंट क्या होगा। ये तो आपका अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो उसका आर्गूमेंट कैसे होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में हो तो उसका आर्गूमेंट क्या होगा। अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो उसका आर्गूमेंट क्या होगा। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो उसका आर्गूमेंट क्या होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको सीखना है। उसके बाद जब एक्सिस में हो मतलब इसमें भी जब हो तो उसका आर्गूमेंट कैसे निकालेंगे, तो आपको अलग अलग करके हम सारा इसमें बता देते हैं आपको कैसे आर्गूमेंट निकलता है। आपको पता होगा जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा लाइज करेगा तो ये आपको पता होगा ये एक्स था, ये क्या था, वाई था, ठीक है। तो यहाँ से आर्गूमेंट कैसे निकलता है, व्हेन लिख दीजिए आप केस नंबर 1, व्हेन थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ से जो आर्गूमेंट होगा मतलब क्या, ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट जो होगा वो क्या होगा, टेन इनवर्स y/x, ठीक है, टेन इनवर्स y/x ये आ जाएगा आपका।
ये आपका जब और इसका जब इसका जनरल आर्गूमेंट निकालें तो ये आ जाएगा क्या, टेन इनवर्स वाई बाय एक्स प्लस क्या होगा 2f वाई। ये आपका केस नंबर 1 है। अब केस नंबर 2, इफ जेड लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अगर आप सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो आप सोचें क्या होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हम लोग लेंगे तो आपको पता होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में ये वाला पार्ट होगा, ये आपका x माइनस में आ जाएगा, y तो प्लस में ही आएगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ से जो हम लोग लिखेंगे इसका वो क्या हो जाएगा आपका, थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इसमें, ये वाला वैल्यू अगर हम लोग अल्फा, अगर इसको अल्फा ले लें तो पाई माइनस अल्फा हो जाएगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पे जो वो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, ये वाला वैल्यू, तो क्या हो जाएगा पाई माइनस अल्फा, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका इसका जो आर्गूमेंट निकलेगा इसमें इक्वल्स टू हो जाएगा टेन इनवर्स वाई बाय एक्स प्लस पाई प्लस क्या होगा पाई। ये आपका होगा जब जेड लाई करेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। और जब केस नंबर थर्ड में जेड लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो यहाँ से जो हम लोग को निकालेंगे यहाँ पे वो क्या होगा आपका, जो आर्गूमेंट मतलब ये जो थीटा निकलेगा वो क्या होगा, टेन इनवर्स वाई बाय एक्स होगा, ठीक है। वाई बाय एक्स आ जाएगा आपका। और जब इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में रखेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका जो आएगा इसका वो आएगा आपका माइनस आ जाएगा इसका, माइनस पाई प्लस टेन वाई बाय एक्स होगा। नेक्स्ट पार्ट में ऐसा आर्गूमेंट अगर निकालना चाहें हम लोग, कुछ आपको ये तो क्वाड्रेंट बता दी, क्वाड्रेंट से बता दी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाइए कि हाँ बताइए इसका कि जेड इक्वल्स टू क्या है 3 माइनस 2 आयोटा, इसका जो होगा इसका आर्गूमेंट क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जेड माइनस 3 आयोटा कौन सा क्वाड्रेंट में होगा ये देखें पहले। तो जेड माइनस 3 आयोटा, देखिए आप जेड माइनस 3 आयोटा किस में जाएगा, एक्स का प्लस वाई का माइनस, तो एक्स का प्लस होगा वाई का माइनस, मतलब ये किस में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक है। ये कहाँ शिफ्ट होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना है 3 है और वाई का वैल्यू कितना है 2। तो यहाँ से जो आर्गूमेंट निकलेगा फोर्थ क्वाड्रेंट का क्या हो जाएगा, देखिए आप ये आर्गूमेंट जो होगा, आर्गूमेंट प्रिंसिपल आर्गूमेंट जो होगा वो क्या होगा, माइनस टेन इनवर्स वाई बाय एक्स, मतलब 2 बाई क्या होगा 3 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा प्रिंसिपल आर्गूमेंट, ठीक है। ये आपको जैसे कि आप कोई भी क्वेश्चन आपको मिले, जैसे जेड इक्वल्स टू मान लेते हैं ऐसा दे दिया जाए, -3 माइनस 2 आयोटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट में, माइनस माइनस माइनस, ये कौन सा आपको पता होगा, पहला में क्वाड्रेंट में क्या होता है प्लस प्लस, दूसरा में क्या होता है माइनस प्लस, थर्ड में होगा माइनस माइनस और अगला में होगा प्लस माइनस। तो आप यहाँ पे देखिए एक्स का माइनस वाई का भी माइनस, इसका मतलब माइनस माइनस, तो माइनस माइनस आपको पता होगा ये क्वाड्रेंट थर्ड में है। और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है, देखिए यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, मतलब आर्गूमेंट ऑफ जेड इक्वल्स टू क्या होगा, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, मतलब वाई का वैल्यू कितना है 3, 2/3 और ये हो जाएगा माइनस पाई। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह करके इसका आर्गूमेंट आप निकाल सकते हैं।